नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। असली वर्सेस नकली, महाराष्ट्र की रियल राजनीति। आज आए ये नतीजे क्या असली और नकली का फैसला कर देते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 229 और उधर 47 सीटें मिलती दिख रही हैं महाविकास आघाड़ी को। यानी बीजेपी और उसका गठबंधन एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए। महाराष्ट्र में इस बम्पर जीत के बाद अब तैयारी है सरकार बनाने की, और इससे जुड़ी हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं। हम चाहते हैं एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखें। बड़ी खबर, 26 नवंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण संभव। ये देखिए 26 नवंबर की अब यहां पर तारीख भी आ चुकी है। संविधान दिवस के दिन शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं 1-2 दिन में सीएम चेहरा तय हो सकता है। सीएम चेहरे को लेकर लगातार अभी कुछ बड़े जो चेहरे हैं उनकी तरफ से बयान आए हैं कि हम जल्दी तय कर लेंगे, कोई लड़ाई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों ने एक ज्वाइंट पीसी की और उसमें यह बताया है। तो 26 नवंबर को महाराष्ट्र को नई सरकार मिलने जा रही है, लेकिन सीएम कौन होगा उस पर 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। बड़ी खबर है, संविधान दिवस के दिन शपथ संभव है। महाराष्ट्र पर जो बड़ी खबरें हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बिग वॉल पर जो हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में बहुत अलग है। पहली खबर यह है 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार की शपथ, ये सूत्र बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है महाराष्ट्र पर, ये देखिए 25 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी परसों एक बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की होने जा रही है। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, वो भी आप जान लीजिए। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के चुनाव भी हुए हैं और प्रधानमंत्री ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को और हेमंत सोरेन को बधाई दी है। हेमंत सोरेन जो कि एक बड़ी जीत हासिल करते दिख रहे हैं झारखंड में। चौथी बड़ी खबर, शाह ने फडणवीस, शिंदे और पवार का अभिनंदन किया। यह देखिए एक बड़ी जीत हासिल की है इन तीनों ने और इनका अभिनंदन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। एक बड़ी खबर और आ रही है महाराष्ट्र से, कल शिंदे गुट के सभी एमएलए की मुंबई में बैठक है। शिंदे गुट के सभी एमएलए कल मुंबई में मिलने जा रहे हैं। परसों बीजेपी की बैठक हो सकती है और 26 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है महाराष्ट्र में। लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन बीजेपी के मुख्यालय चलते हैं दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं थोड़ी देर में। प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को संदेश देने जा रहे हैं। निधि मुझे वहां पर दिख रही है। निधि, 26 नवंबर की तारीख आ रही है। 26 नवंबर जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो सकता है, उससे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन को देखने के लिए मैं देख पा रहा हूं आपके आसपास काफी कार्यकर्ता दिख रहे हैं बीजेपी के। पूछिए, हाउ इज द जोश? बिल्कुल गौरव, सही कह रहे हैं। और जोश इतना हाई है कि हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मैं एक बार पैन शॉट आपको जरूर दिखाऊंगी। फिर मेरे साथ रोहित जी भी मौजूद है, रोहित चहल, उनसे बात करूंगी। लेकिन देखिए जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री आधे घंटे बाद उनका संबोधन होने वाला है। मोदी 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 मोदी। देखिए महिलाएं और पुरुष सब यहाँ पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, हाई जोश है। बिल्कुल हाई जोश आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर। मैं दिल से सबसे पहले तो महाराष्ट्र और देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे जताया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट, रोहित जी क्या कमाल कर दिया। क्या है विजय का कारण, क्या है? सिर्फ एक ही है, मोदी मैजिक। मोदी जी का जो जिस तरीके से जो प्यार है, जिस तरीके से मोदी जी पे विश्वास है देश की जनता का बढ़ा हुआ है। और जो झूठी बातें, जो झूठा प्रोपेगेंडा विपक्ष ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, उनको महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल सफाचट कर दिया। उन्होंने बता दिया कि झूठ नहीं चलने वाला। और जिस प्रकार से देश को बांटने का काम विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं देश की जनता सहने वाली है। ठीक है निधि, मैं आपके पास आता हूं। निधि, आऊंगा मैं आपके पास थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और निधि हमारी सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सीएम पर अलग अलग बयान। फडणवीस बोले बातचीत के बाद फैसला होगा। फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है सीएम पद को लेकर। ज्यादा सीट वाले का सीएम ये तय नहीं है, शिंदे ने कहा। अजीत पवार सीएम बने, ये उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार कह रही हैं। तो सीएम पद को लेकर कुछ अभी से लोगों की चाहतें, लोगों की इच्छा और बयान आ चुके हैं। लेकिन
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महायुति में सब कुछ सॉर्टेड है, ज्यादा यहां पर कुछ होना नहीं है और बस 1-2 दिन में सीएम पद का ऐलान हो जाएगा। 26 नवंबर को शपथ हो सकती है। बात करने के लिए मेरे साथ इस पर डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यूपी बाई इलेक्शन पर भी बात करेंगे, संजय गुप्ता है, नेता है शिवसेना उद्धव गुट के, राजेश जोशी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं नेता सीएम पद को लेकर। बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहते हैं ऐसा कि दादा को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, आप कैसे? जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। और देखिए, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ आ चुके हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बाइट दी है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने। समीर जी वो कह रहे हैं कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। तो एक चक्रव्यूह तो भेद दिया उन्होंने, बड़े शानदार तरीके से भेद दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो दूसरा जो चक्रव्यूह है सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाला, वो भेद पा रहे हैं वो कि नहीं? देखिए, एक पार्टी का अनुशासित सिपाही कैसा होता है, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कैसा होता है, देवेंद्र फडणवीस ने बताया। हाँ। 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल के सफल मुख्यमंत्री रहने के बाद, पार्टी के सबसे लोकप्रिय और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता होने के बाद, जब पार्टी ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनना है, देवेंद्र फडणवीस ने उसे सहजता से स्वीकार किया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, और देखिए जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने 228 सीटों पर जो चुनाव प्रचार किया, संघ के साथ जो कोऑर्डिनेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की बात की, जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी को ललकारा, राहुल गांधी को ललकारा, और भारतीय जनता पार्टी की आज जो प्रचंड जीत हुई है, 130 के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश था, एक हो तो सेफ है, उसे लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़े। एक है और तो सेफ है, या फिर अजय आलोक, पहले तो आपको बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। आज न केवल महाराष्ट्र में आपने बड़ी जीत हासिल की है, आपने उत्तर प्रदेश में अच्छी जीत हासिल की है, अपने गृह राज्य बिहार में अच्छी जीत हासिल की है, तो आप बधाई के पात्र हैं। मैं जो बात अभी समीर चौगांवकर जी ने कही कि भाई एक है तो सेफ है का नारा चल गया, मैं उससे आगे की बात करता हूं। मोदी है तो बीजेपी सेफ है, मोदी है, योगी हैं तो बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी सेफ है, यह दिख गया महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र ने एक अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ये जनादेश क्या कहता है? ये जनादेश कहता है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट चलेगी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। विकास की राजनीति जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन पे महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। मत भूलिए कि 2.5 साल की इनकम्बेंसी दोनों के पास थी। 2.5 साल पहले उन्होंने सरकार चलाई, धोखे की फर्जी की सरकार उद्धव ठाकरे ने, फिर 2.5 साल हमारी सरकार चली। इसका परफॉर्मेंस क्या रहा उसके ऊपर देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने अपना मोहर दिया है। और ये मामूली मोहर नहीं, हमारी स्ट्राइक रेट 81% है, हमारे सहयोगियों की स्ट्राइक रेट 70% है। ऐसा जनादेश महाराष्ट्र में 41 साल के बाद आया है। 1984 में आया था इंदिरा गांधी की लहर पे ऐसा जनादेश, और आज सिर्फ काम की बदौलत आया है।
और ये काम करने की प्रेरणा निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से ही मिलता है कि हम महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जो कि हम बना लेंगे अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। एक ये सोचिए आप कि हम जिस विजन से आगे ले जाना चाहते हैं महाराष्ट्र को, और प्रधानमंत्री का जो एक सोच है, और उस सोच के कार्यवाहक ध्वज उठा के अभी एकनाथ शिंदे चल रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रदेश हैं, आप हर प्रदेश को उठा के देखिए कि हर प्रदेश की आर्थिक उन्नति कितनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल तरक्की कितनी हुई है, और क्या कारण है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, आज जब आप चाहे वो हरियाणा बड़ा मैंडेट लेकर आए, हरियाणा हो, गुजरात हो, आज जाहिर सी बात है जब आज आप इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अजय आलोक, फिर वही जो ध्वज उठाकर आप मोदी जी का चल रहे हैं पूरे देश में, वो झारखंड में कामयाब क्यों नहीं होता? वो दूसरे राज्यों में बाई इलेक्शन में कामयाब क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण? तौर पे नहीं, बाई इलेक्शन में अभी हम 48-46 में से 26 सीट जीत चुके हैं। बाई इलेक्शन में हमारी बहुत अच्छी सफलता हुई है। अब हर जगह हम नहीं जीत सकते हैं, कहीं हम बात समझाने में विफल रहे, मैं मानता हूं उस बात को। झारखंड में हमारा मत प्रतिशत उतना ही रहा, सीटें उतनी नहीं रही। अपने ही से नुकसान हुआ, बागियों से नुकसान हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई थी, उन्होंने हमारे वोट में सेंधमारी कर ली। तो ये सब तो मंथन का विषय है। हमारे लिए चिंता की बात है कि हम लगातार दूसरी बार झारखंड, मैं तो वो कुछ और पूछ रहा हूं। मैंने अभी आपने कहा कि पीएम मोदी के विजन पर हमें जीत मिली, तो मैं यही पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी के विजन पर आपको महाराष्ट्र में जीत मिली, तो झारखंड में जीत क्यों नहीं मिली? नहीं मिली जीत, वही तो मैं उसके कारण और उसके विश्लेषणों को कह रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि हम हर जगह जीतते चले जाएंगे, एक छत्र राज हो जाएगा। हम वहां पे जनता को समझाने में जरूर विफल रहे हैं। स्थानीय तौर पे कहां पे हम पे चूक हुई, इसका विश्लेषण हम करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। हम 24/7 पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम हार में विचलित नहीं होते हैं, जीत में वो तो है आप घमंड नहीं आता हमें। बिल्कुल सही काम करेंगे भारत और जनता के लिए काम करेंगे, जनता की आवाज बन के खड़े रहेंगे। नहीं, आप 24/7 पार्टी नहीं है, आप चुनाव खाने वाले, चुनाव पीने वाले, चुनाव की स्ट्रैटेजी को वॉक करने वाले और चुनाव की स्ट्रैटेजी को जीने वाली पार्टी। मैं तो ये भी कहता हूं आप 24/7 इलेक्शन मोड में और पॉलिटिकल बोर्ड में हैं, और ये सीखना चाहिए आपके ओपोनेंट्स को आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप बधाई के पात्र हैं, आज आप तारीफ के काबिल हैं। लेकिन घनश्याम देवर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता अमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से खबर दिखाइए, 26 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है महाराष्ट्र में, यह जानकारी आ रही है। अमोद जी बताइए, क्या जानकारी है? क्या सब कुछ तय हो गया है? गौरव, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 25 तारीख को विधायक दल की बैठक महाराष्ट्र में बुलाई गई है, और 26 तारीख को शपथ ग्रहण होगा वहां पे, क्योंकि 26 जनवरी को ही संविधान दिवस है। और बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि जिस संविधान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी दर जा रहे थे, हर कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे थे, और जिसका कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी हुआ, अब वो संविधान दिवस के दिन ही महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में उस संविधान के प्रतीक को दिखाकर जिस तरह से वोट लिया गया था, जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ था, तो ये कमबैक एक तरह से है बीजेपी का और महायुति का। ये मैसेज देने की इसमें कोशिश हो रही है। और 25 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। ये बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे और भाषण खत्म करेंगे, उसके बाद संसदीय बोर्ड की एक बैठक होगी, और उसमें जो 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, जो उनका नाम भी चर्चा हो जाएगा। और कल संभवतः शाम तक ऑब्जर्वर भी दिल्ली से भेजे जाएंगे, जो महाराष्ट्र के लिए तय होंगे, और 25 तारीख को विधायक दलों की बैठक लेंगे। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट जानकारी। ठीक है, जल्दी से मुझे एक चीज बता दीजिए, जिस तरह से आज यूनिटी दिखाने की कोशिश की है तीनों पार्टियों ने और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महायुति ने, क्या सीएम पद को लेकर भी सब कुछ मंथन हो चुका है? अमोद, सूत्र क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, जिस तरह से तीनों गठबंधनों में आपसी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, और एकता कहीं न कहीं है। इस तरह से चुनाव से पहले गृहमंत्री के साथ तीनों दलों के नेता आकर लगातार मंत्रणा किए, समन्वय किए, और किसी तरह से इंडिपेंडेंट खड़ा हो, किसी दल से ना हो और कोई समर्थन न करे, इस तरह की बातें जो। अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। घनश्याम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा अजय उपाध्याय जी का रिएक्शन ले लूं। अजय जी, महाराष्ट्र की जीत हम सब देख रहे हैं, मतलब किसी ने अगर सोचा भी होगा तो बीजेपी जीतेगी, तो इतना नहीं सोचा होगा। अभी हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, झारखंड की। क्या यहां पर महाराष्ट्र की जनता ने आपके साथ जो शिवसेना गई, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उसको नकार दिया? क्या महाराष्ट्र की जनता ने आप लोगों का
बेमेल गठबंधन कहा जा रहा था कि नेचुरल अलायंस है नहीं, क्या उस पर भी मुहर लगा दी? अग्रवाल साहब, पूरा देश देख रहा है कि बेमेल गठबंधन किसका था। महाराष्ट्र की यदि जनता की बात करें तो जनता तो गौतम अडानी के समर्थन में नहीं है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश में जिस तरह धारावी पर उन्होंने एक तरह से प्रयास किया धारावी को कब्जा करने का, जनता नाराज है और जनता खुश थी। तो 3 दिन पहले चुनाव के विनोद तागड़े जी का तगड़ा जो प्रयोग था वो प्रयोग क्यों करना पड़ा उन्हें? ये पूरी तरह यंत्र तंत्र षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है। 148 में से 132 सीट जीतना और इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास देश में कि झारखंड में आप जीत गए, यहाँ कैसे हार गए, ये सब नाटक नौटंकी देश देख रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? ये पूरी कहना क्या चाहते हैं अजय उपाध्याय, खुल के बोलिए। और पूरे तरह से तंत्र की ये जीत है। ये जनता ने मुद्दों पर जीत नहीं दी है। यदि जनता ने मुद्दों पर जीत दी होती तो ऐसी जीत किसी को भी नहीं पच रही है। आप देख लीजिए, आप लोग के भी लोग गए थे सब जगह, देश के आम लोग गए थे। इनके यहाँ काटो और मारो की राजनीति थी तो झारखंड क्यों नहीं? अजय उपाध्याय जी, कहना क्या चाहते हैं? ईवीएम खराब है, पैसे देकर चुनाव जीता गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, क्या कह रहे हैं आप? बहुत बड़े सवाल महाराष्ट्र की जनता पर उठा रहे हैं। ईवीएम से भी खेल है, पैसे का भी खेल है और पूरा जो इनका शासन का तंत्र है चुनाव आयोग समेत, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से संलग्न है। तो झारखंड में ईवीएम का खेल नहीं है सर? आई गई है लोकतंत्र को। जम्मू कश्मीर में ईवीएम का खेल नहीं हुआ था अभी? गई है महाराष्ट्र की जनता के आंखों पर धूल झोंका गया है। उसके वोट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंत्र षड्यंत्र के। तो झारखंड में क्या हुआ डॉक्टर अजय उपाध्याय? झारखंड में क्या हुआ? हाँ, बार बार यही अरे बार बार यही क्या? सामने तो पूछेंगे भाई, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? भाजपा, आप सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर सुनिए। भाजपा यही कर रही है। एक जगह आप क्या, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हरियाणा तो आप हार गए तो चिल्ला रहे हैं। बाई इलेक्शन में क्या हुआ, जहां जहां इक्वल प्लेइंग फील्ड है वहां जनता की जीत हो रही है और ईमानदारी से हार जीत का विश्लेषण है। अब ये आपकी बात कैसे गले के नीचे उतरेगी भाई कि जहां आप जीत रहे हैं वहां ईमानदारी से जीत रहे हैं और जहां हार रहे हैं वहां पर ईवीएम का खेल है? सीधे से निकाल रही है। ये गौतम अडानी का खेल है और ये मोदी जी के मित्र का षड्यंत्र है। ये विनोद तागड़े का तगड़ा प्रयोग है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से, डॉक्टर अजय आलोक से इस पर रिएक्शन लूंगा। 1 मिनट रुकिए, आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन संजय जी हमारे साथ हैं उद्धव गुट से, उनको जाना है। रुकिए, आपके सहयोगी हैं। मैं ईवीएम के इस आरोप पर तो आपसे रिएक्शन लूंगा ही संजय भाई, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि असली वर्सेस नकली में आज ये महाराष्ट्र की जनता ने कह दिया कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नकली शिवसेना है और वो बेमेल गठबंधन है जो उसने कांग्रेस के साथ किया है? बताइए। देखिए, बेमेल गठबंधन की बात तो बिल्कुल सही है, बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बात को तो 2019 में हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता मनोहर जोशी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी ही है। उसके बाद प्रताप सरनायक जी ने भी इस बात को बोला कि उद्धव जी को चिट्ठी लिख करके भी कहा कि ये हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है कांग्रेस और एनसीपी, और हमें इस गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद शिंदे जी ने भी इसी प्रकरण पे 40 विधायकों के साथ जब वो गए तो हमारी पार्टी के 80% लोग बीजेपी के साथ चले गए। सिर्फ यही बात थी कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। और इस बात को हमारे गुट के बहुत से लोगों ने बहुत बार बोला है उद्धव जी को, और कई बार उद्धव जी ने मंथन भी किया इस विषय पर कि हम फिर से बीजेपी के पास ले जाते हैं। वो बात ये तक नहीं गई, बाय चांस कुछ लोगों के कारण या जो भी रीजन रहे। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का एक नेचुरल अलायंस ना होने के कारण ही और गौर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के कारण ही मुस्लिम तुष्टीकरण तो आपके तो सहयोगी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए, पैसे के धन बल की वजह से हार गए, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं। 1 मिनट रुकिए अजय जी, आप रुकिए, संजय जी को बोलने दीजिए। रुकिए अजय जी, बोलने दीजिए। ये प्लांटेड लोग हैं इनका। अरे अब आप हर चीज को आप सवाल खड़ा कर देंगे। आपने इलेक्शन के नतीजों पे सवाल खड़े कर दिए, आपने ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए, अब आपके सहयोगी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लांटेड लोग हो गए। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर। लेट हिम स्पीक। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं तो आप उनको भी बोलने दीजिए। आपको प्लांट नजर आ रहा है? रुकिए, बताइए, लाइए दोनों को, लाइए स्क्रीन पर। खत्म हो गई। शिवसेना का आप मुझे बताइए नहीं कहेगा
अरे भाई आप इसको लोकसभा में इनको हटाओ सर, मेरी बात लेंगे तो ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। अजय भाई दिस इज नॉट फेयर। नो हार हुई है तो इसका मतलब किसी को बोलने नहीं देंगे। बड़ा दिल दिखाइए, बोलने दीजिए अपने पुराने सहयोगी को। अभी भी सहयोगी हैं, पुराने क्या मौजूदा सहयोगी हैं। सब नाटक नौटंकी है। अरे नहीं ऐसा नहीं, मैं एक मिनट रुकिए। संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए। अजय जी 5-10 सेकंड है, जो बोलना है बोल लीजिए। अगले उसके बाद आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फेडर डाउन कर दूंगा। संजय भाई जो लाइन ले रहे हैं ये प्रवक्ता अधिकृत तौर पे नहीं है भाजपा के, अब भाजपा शिवसेना के यूवी टीम के यदि होते तो आपको जो है लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा। ये गलत यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, यही लोग हैं। अब जब लोकसभा में हमारी जीत हुई थी, इक्वल प्लेइंग फील्ड था, तो क्या नेचुरल अलायंस नहीं था? वहां की जनता मूर्ख थी क्या? हाँ तो वही तो है, लोकसभा में जीत गए तब ईवीएम खराब नहीं थी क्या? लोकसभा में जब जीते थे तब ईवीएम सही थी कि खराब थी? नहीं लोकसभा में जब जीते थे तब धन बल था कि नहीं था? षड्यंत्र नहीं चला था। ओहो, समाजों का षड्यंत्र नहीं चल पाया। अच्छा अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, आप बोलने दीजिए। जरा इनका नाम भी लिखिए नीचे, कौन है ये लोग, इनका नाम भी लिखिए नीचे, कौन बोल रहे हैं। अब बोलिए संजय जी, बोलिए संजय जी, बोलिए। संजय उद्धव गुट के नेता हैं शिवसेना के। अब बोलिए ये हार क्यों हुई? अरे मैं नेता ही बोल रहा हूं, मैंने कब प्रवक्ता बोला? अब बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दीजिए अजय जी। डिबेट मत हाईजैक कीजिए, डिबेट मत हाईजैक कीजिए, वरना फेडर डाउन करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संजय जी आप बोलिए। डाउन करना तो ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। दिखावे के लिए आपको अगर ये इनका फेडर डाउन नहीं कर सकते तो मैं चला जाता हूं। रुकिए, केवल संजय जी को लाइए। रुकिए अजय जी, बोलिए। संजय बोलिए। हम शिवसेना के नेता हैं, हमें एमएलए का टिकट दिया गया, एमपी का टिकट दिया गया। 2019 में अनिल देसाई जी ने प्रवक्ता का पत्र दिया। ये किस तरह की बातें करते हैं? मतलब इनके साथ बीजेपी के साथ हमारा 20-25। अजय जी का फेडर डाउन कीजिए प्लीज, अजय जी को बोलने से रोकिए। अभी संजय जी बोलेंगे। डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो मैं उठ के चला बोलिए। जाता हूं सर। रुकिए अजय जी, मैं आपका फेडर उठाता हूं थोड़ी देर में। रुकिए, बोलिए संजय, बोलिए। अरे पागल आदमी को बिठा रखा है। अरे नहीं, नो, डोंट कमेंट आउट पर्सनल, प्लीज। पर्सनल कमेंट नहीं, आप बोलिए, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। पर्सनल कमेंट नहीं, आप बोलिए, आप अपनी मुद्दे पे आइए। आप क्या कह रहे हैं? क्यों हारे, क्यों हारी बीजेपी, क्यों हारी कांग्रेस शिवसेना? बताइए, ये महाआघाड़ी क्यों हारी? बताइए, ये बताइए आप। हमारी पार्टी के 90% लोग शिंदे गुट के साथ चले गए और आज जनता ने अपना फाइनल मत दे दिया। आज ये ईवीएम की बात कर रहे हैं, फलाने की बात कर रहे हैं, ढिमके की बात कर रहे हैं। मनोज जोशी जी बेवकूफ थे क्या जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है? वो 40 एमएलए बेवकूफ थे क्या जिन्होंने ये कहा कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी, और वो छोड़ करके चले गए कांग्रेस और एनसीपी को? और आज ये महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ है क्या जिन्होंने अपना मत दिया? मतलब क्या है ये कांग्रेस के लोग? बीजेपी के साथ हम 20-25 साल रहे, हमारी पार्टी नहीं टूटी। इनके साथ 2 साल रहे, हमारी पार्टी भी टूट गई और आज जनता ने नकार दिया। उसके बावजूद भी ये बकवास कर रहे हैं बैठ करके। कांग्रेस के साथ हमारा कैसा अलायंस? बाला साहब ने एक बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उसके बाद मरते दम तक अपना बीजेपी को नहीं छोड़ा। तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझ क्यों नहीं आ रही? ये बात उद्धव ठाकरे को समझ क्यों नहीं आ रही? सबने समझा सर कि एक कहावत है, अगर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लेकिन यहां अगर कोई सब कुछ लुटा करके भी होश में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अगर आज भी और इस बात को संजय राउत जी बोल रहे हैं कि ईवीएम का था, ये था फलाना, तो हम क्या करें? बताइए आप। हम तो अपना रिजाइन भेज देंगे। तो आप ये कह रहे हैं ना ईवीएम खराब है, ना यहां पर धन बल है, ये केवल और केवल महाराष्ट्र की जनता का फैसला है जिसने तय कर दिया कि इस बेमेल अलायंस को हमें मैंडेट नहीं देना है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल महाराष्ट्र की जनता का बेवकूफ थोड़ी है। अगर ईवीएम खराब होता तो झारखंड में भी खराब होता, वायनाड में भी खराब होता, और कहीं भी खराब होता, तो आदित्य ठाकरे कैसे जीतते? मतलब ये कांग्रेस के नेता हार कर भी हार नहीं मानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया। लाइए अजय उपाध्याय को लाइए। नहीं, हमारा अजय उपाध्याय को लाइए। अजय उपाध्याय, आप बोलिए, क्या कहना है आपका? कह रहे हैं मैं प्रवक्ता नहीं, रुक जाइए, मैं घनश्याम जी आ रहा हूं। घनश्याम जी आ रहा हूं, घनश्याम जी 1 मिनट आ रहा हूं। अजय उपाध्याय बोलेंगे, अजय उपाध्याय बोलेंगे। रुकिए संजय भाई, रुकिए, आ रहा हूं। पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी लाइन इनको नहीं। लाइन क्या? मैं क्या? नहीं संजय जी रुक जाइए। संजय भाई आप बहुत देर बोलिए, आप बोलने दीजिए। संजय भाई नहीं, संजय भाई अब मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा। संजय भाई मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा, रुक जाइए। पहले आप अजय उपाध्याय बोलेंगे, फिर आता हूं। अजय उपाध्याय बोलिए। संजय जी के किसी बात पर रिएक्शन देना इसलिए उचित नहीं है कि ये उद्धव ठाकरे के गुट का कोई नेता है न प्रवक्ता है। संजय जी का फेडर डाउन कर दीजिए। भाजपा के द्वारा प्लांटेड है, पर यह सच है यदि अपने नेता को ईमानदारी से चाहते और जानते तो यहाँ पे फर्जी मुखौटा बांध के नहीं बैठते। इनका नेता क्या कह रहा है?
उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे हैं, सबका यही लाइन है और सबने क्लोजली देखा है, वहां कोई नहीं कह रहा। अरे अजय जी, आप कुछ कह लीजिए। ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर आपके गठबंधन में दरार पड़ गई। घनश्याम, इंडिया में क्या महाराष्ट्र की हार, मैं यही लाइन लेके चलूंगा। घनश्याम, ओके घनश्याम जी, क्या महाराष्ट्र की आपके गठबंधन के सहयोगी, उनसे एक सवाल ले लूंगा। अजय जी एक मिनट, अजय जी रुकिए संजय भाई। घनश्याम जी, क्या जो संजय बोलकर गए, क्या इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र की ये हार दरार पैदा कर सकती है? संजय बताइए। घनश्याम जी। नमस्कार गौरव, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। ये एक राष्ट्रीय चैनल है, यहाँ पर झूठ प्रसारित नहीं होना चाहिए। कम से कम आप संजय जैसे लोगों को लाने से पहले उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि 21 नवंबर 6:18 पे ट्विटर पे जारी हुआ था वो पढ़ लेते। संजय गुप्ता या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। हमने कब बोला वो प्रवक्ता है? किए गए विचार, हमने कब बोला वो प्रवक्ता है? मीडिया से हमने चैनल पर यह चलाया। घनश्याम भाई, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं ना, हमने बोला कि वो आधिकारिक प्रवक्ता है, ना हमने बोला कि वो प्रवक्ता है। हमने कहा उद्धव गुट के नेता हैं। टोकिए मत, मैं टोक नहीं रहा हूं आप, क्योंकि चैनल पर सवाल उठा रहे हैं तो मेरा ये राइट है कि मैं जवाब दूं। बहस नहीं होता है गौरव, ऐसे बहस नहीं होता है, एक हद होती है। आप उनके बयान पे पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी है एक ऐसे चुनाव में जहां पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र की जनता ऐसा वोट कर सकती है। ये हरियाणा वाला खेल महाराष्ट्र में हो रहा है, वोट मशीन से आया है, लोगों से आया है, ये फैसला अभी सामने नहीं आया है। और ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसकी पार्टी ने कहा है कि हमारा अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, उसके बयान के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं क्या दरार पड़ी है? अच्छा, तब आप लोग कहां थे जब ये आपके समर्थन में बयान देते थे? तब ने तो आपने बात नहीं की, तब तो आपकी पार्टी के गठबंधन के नेता अभी ये कल परसों हमारे चैनल में बैठे थे और इनकी बातों को एंडोर्स कर रहे थे आपके नेता। तब कहां गए थे? अधिकृत प्रवक्ता का टैग तब कहां गया था घनश्याम जी? 21 नवंबर को ये ऑफिशियल पार्टी का बयान है। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इस चीज को ऑफिशियल न दिखाएं तो। घनश्याम जी, मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं, हमने ना इनको आधिकारिक प्रवक्ता कहा, ना हमने ये कहा कि ये प्रवक्ता हैं, हमने कहा ये नेता हैं। अब आप मुद्दे पर आइए। आपकी हार हुई है बड़ी, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यूपी में भी बहुत बड़ी हार हुई है, मानते हैं कि नहीं मानते? सुनिए गौरव, आप बात सुन लीजिए, मैं मुद्दे पे आता हूं। आसाम और बिहार, इन दो राज्यों को छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बंगाल, केरल, मेघालय, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इस किसी भी राज्य में बीजेपी का कोई जादू नहीं चला है। उत्तर प्रदेश में तो हमने कहा कि बंदूक चली है, आपने तस्वीरें देखी हैं। तो इस तरीके से अगर मशीन के घालमेल से या मशीनरी के घालमेल से कोई वर्डिक्ट आता है जो सबको अचंभित कर देता है, ये हमने हरियाणा में देखा, अब हमने महाराष्ट्र में देखा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पार्टियों को, एमवीए को वहां पे जिम्मेदार नेता है, इसके ऊपर एक रुख लेना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या देश की सरकारें अब अडानी से बनेंगी और मशीन से बनेंगी या जनता के मैंडेट से बनेंगी। जब हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस गिरे स्तर की बेईमानी कर सकती है कि महिलाओं के ऊपर पुलिस बंदूक तान रही है और इलेक्शन कमीशन को अंत में हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी अपील पर जागना पड़ा, तो यह स्पष्ट है कि हमारे देश में लोकतंत्र का गला भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दबोच लिया है। वो नहीं चाहती कि जनता के विचार से लोकतंत्र। ओके घनश्याम जी, अच्छा देखिए, आप ही की गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे का कुछ बयान आ रहा है। पीसीआर मुझे जल्दी से दीजिए, जो कहा है उद्धव ठाकरे ने वो हम दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से जो अभी कुछ हुआ अभी तक उस पर एक अजय आलोक आपका रिएक्शन। देखिए, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो बिल्कुल इस जीत को, आपकी जीत को पचा नहीं पा रही हैं और वो कह रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये लाइन सुबह से संजय राउत ने ले रखी है। मानसिक विकलांगता बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को आने वाले दिनों में मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी कि संजय रावत, कांग्रेस के कुछ नेता लोग, इन लोगों को भर्ती होने की जरूरत है। जनादेश का इतना खुलेआम अपमान कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। घनश्याम तिवारी उत्तर प्रदेश में नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाईपोल में बिहार और यहाँ असम छोड़ के हर जगह हार रहे हैं। कोई स्टडी करके आया कीजिए महाराज। नांदेड़ लोकसभा की सीट हम जीत गए, राजस्थान में 5 जीत गए, पूरे उपचुनाव हो रहे थे 48 सीटों पे, 28 सीटों पे हम जीते हैं। कहां से हार गए? मतलब बदहवासी, मानसिक बदहवासी इतनी छा गई है कि कुछ से कुछ अल से बल बोले जा रहे हैं, आए बाएं शाएं, जिसको जो मना रहा है बोले जा रहा है। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ईवीएम पे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो केवल आई वॉश है जो झारखंड में हुआ है। गौतम अडानी, भैया छोड़ दीजिए, बोलिए इस्तीफा दे देने ना, बोलिए हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देंगे, ये आई वॉश है। चुनाव में पार्टिसिपेट करना कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, ना लड़े चुनाव। तेलंगाना
हिमाचल, कर्नाटक, तीनों सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, कहिए कि लोकतंत्र में हमारा भरोसा नहीं रहा। जहां जीतेंगे, जहां मीठा वहां पे गप गप, और जहां कड़वा वहां थू थू। ऐसे चलता है लोकतंत्र, ये जनादेश का सम्मान होता है। देखिए, इसी बीच राहुल गांधी का भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और हम इन नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये राहुल गांधी का भी बयान आ गया है, यानी वो उनकी बातों का भी मतलब यह है कि ये उम्मीद नहीं की थी जो नतीजे आ गए। अग्रवाल साहब, हार की उम्मीद तो नहीं। अजय आलोक जी बोले, फिर अजय जी आपके उपाध्याय जी आ रहा हूं। किसे हारना है, इसी को तो मानसिक विकलांगता कहते हैं। मानसिक विकलांगता किसी के पर्सनल पे मत जाए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना अजय भाई। पर्सनल कमेंट क्या करना किसी की मानसिकता पर। बड़ा मुद्दा यह है कि आपकी जीत जो है वो मैसिव है, लेकिन विपक्ष इसको नहीं पूरी पार्टी को कह रहा हूं, तो नहीं पचा पा रहा है तो हम क्या करें? डाइजेस्टिव की गोली, एंजाइम्स की गोली लगे कहां से दूं मैं विपक्ष को? मेरा ये काम नहीं है। अगर आप तो डॉक्टर है भाई, उल्टी करते रहें, अपना पेट खराब कर लें, उससे जनता को क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर है आप, दिल बड़ा होना चाहिए, जीत बड़ी है आज। तो मैंने कहा कि मानसिक विकलांगता, आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, मानसिक आरोग्यशाला खोलना पड़ेगा। संजय राउत सुबह 10 बजे, कल तक कह रहे थे कि 10 बजे मुख्यमंत्री का नाम बता दूंगा, और सुबह 9:30 बजे से काउंटिंग जैसी शुरू होती है, और तब से लगातार बोले ही जा रहे हैं आए माए शाए। उसी तरह से अभी प्रवक्ता लोग बोलने लगे। अरे कोई मतलब है कि नहीं? अच्छा, मैं समीर चौगावकर आपसे एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, ओके मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, एक मिनट। अजय उपाध्याय जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक अब समीर चौगावकर सवाल आपसे, क्या वाकई जो लाइन ले रखी है अब महाअघाड़ी के नेताओं ने, कांग्रेस ने, क्या ये लाइन प्रैक्टिकल है? क्या ये लाइन यहां पर बैठती है? क्योंकि जीत बहुत बड़ी है, इसलिए वो इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, वो धन बल पे सवाल उठा रहे हैं। समीर चौगावकर, गौरव, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का प्रश्न उठाया? आज प्रियंका वाड्रा जीत जाती है वायनाड से, तब कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम बराबर है, प्रियंका वाड्रा जीत रही है। आप जहां जीत जाते हो वहां दिक्कत नहीं आती है, और आप जहां हारते हो आप कहते हो कि ईवीएम के कारण हम वहां पर हार गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी हारती तो कहती है कि पुलिस और धनबल का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने वोटिंग नहीं करने दिया। आप स्वीकार करो ना कि आपका जनता से कनेक्ट कट गया है। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा था 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। समीर जी 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। तो उत्तर प्रदेश से छुटपुट खबरें तो आई थी ऐसी। इतना बड़ा बवाल मच गया था कि आप 2 सीटों पे आके टिक जाओगे। कुंदरकी जैसी सीट आप हार गए 1.5 लाख वोटों से, कोई कल्पना कर सकता है? और जो करहल अखिलेश यादव की इतने स्ट्रॉन्ग सीट, वहां किस स्थिति में समाजवादी पार्टी जीत रही है? आप अपना विश्लेषण करो ना। आप पीडीए की बात करते हो कि पीडीए हमारे साथ है, न पीडीए आपके साथ रहा, न हिमवा समीकरण का वार आपके साथ रहा। मुसलमानों को बड़ा कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। यादवों का एक बड़ा वोट बैंक करहल में भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। आप जो पीडीए का नारा देकर जीते थे लोकसभा चुनाव में, वो पूरा का पूरा पीडीए दलित और पिछड़ा। तो आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे नारा उन लोगों ने भी जान ले लिया जो पहले सपा के वोटर थे, उन्होंने भी समझ लिया। बिल्कुल, देखिए ना परिणाम बता रहा है। जिस पीडीए के अखिलेश बात करते थे, कहां वोट उनको मिले? 2 सीट आप जीत रहे हो, आपके पास न मुलायम का मुसलमानों का वोट बैंक बच रहा है, न आपके पास यादवों का वोट बैंक बच रहा है। आप अगर इसका महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम देखेंगे, सारे जो जातिगत समीकरण विदर्भ में और मराठवाड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, वो सारे आज महायुद्ध के पक्ष में क्यों चले गए? क्योंकि जनता को ये पॉइंट है, झूठा नैरेटिव चला था। अब हमें उससे बाहर निकलना है। प्राश्चित का वोट बैंक प्राश्चित किया है महाराष्ट्र की। पहले घनश्याम तिवारी, फिर अजय जी। घनश्याम तिवारी यूपी पे शायद रिएक्ट करना चाहते हैं। घनश्याम तिवारी, लेकिन 4:5 का था 9 पे 7:2 हो गया है। कुंदरकी जैसी सीट जो कि आपकी बहुत मजबूत सीट मानी जा रही थी, 30 साल से वहां बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीता नहीं, वहां आप अगर 1.5 लाख वोट से हार जाते हैं तो ये तो मैसिव लॉस है आपका। गौरव, 2 बातें कहूंगा संक्षिप्त में। बटेंगे कटेंगे पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस झारखंड में लोकसभा के चुनाव में आपको अकेले अपने दम पे लगभग 45% वोट मिले थे और अपने सहयोगियों के दम पे वो वोट प्रतिशत लगभग 50% रहा होगा, उस झारखंड में आप 33% पे आ गए। आप कह रहे हैं आपकी लहर है। ये बटेंगे कटेंगे पार्टी के आधे मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए थे। दूसरी बात कि आपके दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आपके घर में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी बहू बेटियों के ऊपर पुलिस बंदूक लगा के बैठी हुई है और उसकी तस्वीरें आ रही हैं। हो सकता है समीर चौगाकर जी के घर में बहुत बहादुर महिलाएं होंगी जो पुलिस की बंदूक की गोली के सामने जाकर के भी वोट डाल सकती होंगी। हमने ये तस्वीरें देखी हैं
आप पत्रकार हैं समीर जी, सो कॉल्ड सीनियर पत्रकार हैं, कम से कम थोड़ी तो नजर झुकनी चाहिए इस बात पर कि पुलिस महिलाओं के ऊपर बंदूक तान रही है सिर्फ इसलिए कि वोट देने जा रही है। क्या ये तस्वीर हमने देखी थी? ये बटेंगे कटेंगे पार्टी की असलियत अखिलेश यादव आधा अधूरा वीडियो डालते हैं। बीच में अखिलेश यादव आधा अधूरा गलत बात कर रहे हैं। समीर जी आप पॉलिटिकल पैनलिस्ट नहीं है। समीर जी आप राजनीतिक पैनलिस्ट नहीं है, उनको बोले दीजिए, आप बोल लीजिएगा। नहीं, कहना क्या चाहते हैं घनश्याम? अगर एक जगह कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या सारे प्रदेश में उसका असर हो गया क्या? अरे आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देखिए ना, क्या नतीजे आ रहे हैं बाई इलेक्शन के। मैं उसी पे आ रहा हूं, अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। क्या पश्चिम बंगाल में जहां पे अमित शाह जी ने कहा कि हमारा अगला सरकार वहां बनाना है, एक भी सीट जीते ये लोग? मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये लोग एकदम हारते हारते एक सीट जीत पाए, वो भी शिवराज सिंह चौहान की सीट। इसके अलावा राजस्थान में किस तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ा, पंजाब में कैसे ये लोग पूरी तरीके से साफ हो गए, मेघालय में क्या हुआ। जो पार्टी इतने सारे राज्यों में, केरल में साफ हो गए, इतने सारे राज्यों में साफ है, एक राज्य में आकर के चमत्कारी रिजल्ट देती है, और जहां पर ना मीडिया ने ऐसे रिजल्ट की कल्पना की थी, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी। फडणवीस जी की पुत्री का बयान है कि उन्होंने ऐसे तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए घनश्याम भाई। अगर एक सेकंड रुकिए, अगर लोकतंत्र में मशीन से ही जीत हासिल करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वो मशीन मुबारक। हम इस तरह की मशीन की जीत से ज्यादा जनता की जीत में नहीं घनश्याम भाई, फिर अगर 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीत लेती है तब आपको उस मशीन पर सवाल नहीं उठता आपसे, तब आप उसको फ्री एंड फेयर मानते हैं। लेकिन आप यहां 9 में से 7 सीटें हार जाते हैं तो आप मशीन पे भी सवाल उठाते हैं और सरकारी प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं। फिर तो आप पंजाब में भी सवाल उठाइए जहां आम आदमी पार्टी जीत रही है, फिर तो आप वहां पे भी सवाल उठाइए जहां पर सत्ताधारी दल जीत रहे हैं। ये तो हर राज्य में हम देख रहे हैं जहां सत्ताधारी दल को एज है। गौरव जी, चोरों का आपसी मंत्र होता है बटेंगे तो कटेंगे, चोर ताकि पकड़े ना जाएं। और अगर चोर हर बार सफल हो जाए तो सीधे जो उंगली है वो पुलिस पे उठती है। इसीलिए चोर चुनता है। 6 की 6 हार जाएंगे, 6 में से 2 जीत लेंगे। प्रियंका गांधी की इतनी मैसिव विक्ट्री हो जाएगी। प्रियंका गांधी को हरा देते तो आप नैरेटिव समझते क्या होता? ये होता कि प्रियंका गांधी अपने डेब्यू इलेक्शन में हार गई। यही तो धोखा है ना, आप वहां पे चोरी करते हैं जहां पर आप उस चोरी को पचा सकें। यही तो धोखा है। मैं कह रहा हूं जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये जो आउटकम है, ये जो जनादेश है, मशीन का है कि लोगों का है, ये आप लोगों के बीच में जाइए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, हम लोगों के बीच से ही आ रहे हैं सर, हम लोगों के बीच से ही आ रहे हैं, लोगों के बीच से ही बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप जनादेश को पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कहीं आपसे लोगों का मन पढ़ने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अजय आलोक कुछ बोलना चाहते हैं? अजय उपाध्याय जी आ रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन अजय आलोक का रिएक्ट करना जरूरी है। मैं आ रहा हूं, बोलिए अजय आलोक। करनी है तो काहे को बैठा है? नहीं, अरे भैया बिल्कुल, अरे आपके गठबंधन के 2 लोग हैं, वो अकेले हैं इसलिए बोल रहा हूं। आप 2 लोग हैं इसलिए बोल रहा हूं। एक छोटा सा रिएक्शन, फिर अजय उपाध्याय तुरंत आ रहा हूं। अजय भाई एक छोटा सा रिएक्शन घनश्याम भाई की बात पर ले लूं, फिर तुरंत आ रहा हूं। आपको भरपूर मौका दूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, भरपूर मौका दूंगा। अजय आलोक बोलिए। मैं डिबेट सुनता हूं, मैं भरपूर मौका दूंगा आपको, बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय मान जाइए ना, एक बार अजय आलोक बोले फिर आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक। अखिलेश यादव जिस सीट पे लड़े थे उनकी विक्ट्री मार्जिन थी 67,000। आज उसी सीट पे विक्ट्री मार्जिन घट के 14,000 की हो गई, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के भी जो कैंडिडेट थे वो अखिलेश यादव के जीजा जी ही लगते। तो यादवों का वोट अगर हमें मिल रहा है तो इसमें उछलने की क्या जरूरत है? कुंदर की सीट पर अगर 1,22,000 से हम जीत रहे हैं, उसमें बिना मुसलमानों के वोट को लिए हुए कभी यह संभव ही नहीं था। उसी कुंदर की सीट के कैंडिडेट के लिए तंज करते थे अखिलेश यादव की टोपी पहन के क्यों घूम रहे हैं राम प्रकाश जी। घनश्याम जी शायद भूल गए। तीसरी बात याद रखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ? बाई इलेक्शन केदारनाथ हम जीते, राजस्थान में 6 में 5 हम जीते, मध्य प्रदेश बुधनी हम जीते, कर्नाटक जब आप जीत गए तीनों की तीनों सीट, वहां ईवीएम खराब नहीं हुआ। केरला में जब सीपीआई जीत गई तो वहां ईवीएम खराब नहीं हुआ। बिहार हम जीते, उत्तर प्रदेश हम तो झारखंड क्यों हार गए भाई? अजय जी झारखंड क्यों हार गए? जीते हम पश्चिम बंगाल का मुझे बता रहे हैं, क्यों हार गए? झारखंड क्यों हार गए? अगर इतनी लहर है, इतना ही विजन है, इतना ही ज्यादा आपकी एक्सेप्टेंस है जनता में, तो हार क्यों गए? एक मिनट, लहर और विजन, एक मिनट भाई, एक मिनट। लहर और विजन, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि लहर है, विजन। हम तो कह रहे हैं कि हम जनता को समझाने में असफल रहे हैं, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम फिर आएंगे। हम ये नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग जाएं। कहां है राहुल गांधी आजकल? दिख नहीं रहे सुबह से।
नहीं, उनका बयान आ गया है। झारखंड के विशाल जनादेश के लिए धन्यवाद। अच्छा, आपने पूछिए राहुल गांधी का नाम लिया डॉक्टर, अब मैं अजय उपाध्याय जी के पास ही जाऊंगा। अजय उपाध्याय जी, आपने अभी इसी डिबेट में नेशनल चैनल पर ईवीएम पर सवाल उठाया है, लेकिन राहुल गांधी झारखंड के जनादेश के लिए बधाई दे रहे हैं झारखंड की जनता को। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जगह जिता दिया, एक जगह हरा दिया। वो कह रहे हैं कि हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि वायनाड ने प्रियंका पर भरोसा जताया, वहां भी उन्होंने ईवीएम का कोई खेल नहीं कहा। वो कह रहे हैं झारखंड की जनता का जनादेश के लिए आभार, वहां भी उन्होंने ईवीएम का खेल कुछ नहीं कहा। और आप कह रहे हैं कि एक जगह, ये लोगों का आइवॉश है कि एक जगह जिता देते हैं, एक जगह हरा देते हैं। गौरव भाई, मैं स्पष्ट तौर पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारत का लोकतंत्र सातिर गैंग अपराधियों के हाथ में कब्जे में आ चुका है और वो सातिराना अंदाज में सारा खेल खेल रहा है ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। ये सब कहानी बनाई जा रही है और देश को के लोकतंत्र को, अरे सबसे बड़े कातिल लोकतंत्र के तो आप ही हैं, सबसे बड़े हत्यारे आप ही हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब साथ हो रही है तो दर्द हो रहा है। अपराधी पार्टी के आप कांग्रेस पार्टी, एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक बोलने दीजिए। अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अजय आलोक आऊंगा, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए। अभी अगर आपको उनकी बात पर रिएक्शन देना होगा तो मैं आऊंगा। अजय उपाध्याय का टर्न है। अजय उपाध्याय बोलिए। देखिए, ये मानसिक तौर पे लोग अपराधियों का एक गैंग चल रहा है। ये भाजपा के लोगों का भी उसमें कहीं ना कहीं कोई मामला नहीं है। अजय आलोक को पता ही नहीं है, ये तो लोकतंत्र के लोग हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता है कि कौन इसको संचालित कर रहा है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आप उस सवाल से बहुत अच्छे तरीके, शातिर तो अच्छा शब्द नहीं, बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। मैं ये क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि आपके नेता से बड़ा तो आपका कद नहीं है, ना आपकी लाइन आपके नेता से बड़ी होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को इस विशाल जनादेश के लिए बधाई। देखिए, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई। प्रियंका पर सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रियंका पर वायनाड की जनता ने भरोसा जताया, वायनाड की जनता को बधाई। और सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा है जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत हुई है। तो फिर इसमें आप जो सवाल उठा रहे हैं वो तो ये नहीं कह रहे। आप पूछ लिए तो मुझे बोलने देंगे। हाँ, बोलिए। अब मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। कभी आप सवाल पे बोलिएगा, दो प्रवक्ता हो जाता है। राहुल गांधी के सवाल पे बोलिएगा, बोलिए। जी, एकदम उसी पर बोल रहा हूं। राहुल जी ने जो बात रखी है, ये आई वास के साथ साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटी भाजपा के कुछ गैंग के 2-3 लोग कर रहे हैं, उन्होंने झारखंड में और कई जगहों पे इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात करके छोड़ दी है। यदि वहां भी करते तो चोरी सरेआम हो जाती। जम्मू कश्मीर को जिता दिया, छोड़ दिया वहां, जनता ने फिर वोट दिया वहां, लेकिन हरियाणा नहीं देने दिया। यही हाल किया है इन लोगों ने यहाँ पे। ये सब गेम चल रहा है। गुजरात में एक तरफा जीत होती है, हिमाचल प्रदेश में इक्वल प्लेइंग फील्ड में छोड़ दिया जाता है। हर बाई इलेक्शन में। अजय भाई, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है ना? अजय भाई, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है ना? आधिकारिक प्रवक्ता के तहत ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो सुनिए, तो फिर क्या कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता अपने नेता से अलग लाइन ले रहा है? नेता ने हमारा यही बात कहा है, झारखंड में यदि कोई गड़बड़ी नहीं की गई तभी जाकर के झारखंड की जनता ने जो वोट दिया उसका रिजल्ट है। और महाराष्ट्र में हम देखेंगे वहां क्या क्या खेल हुआ है, और खेला हुआ है स्पष्ट आधिकारिक तौर पे मैं भी बोलूंगा। नहीं, लेकिन आपके नेता समीर जी, ये कैसा सामंजस्य है जहां इनके नेता कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन की जीत है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम की जीत है। 148 में 132 आप स्वीकार कीजिए ना। अगर आप चुनाव आ रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि अब अजय जी एक मिनट आ रहा हूं। अजय जी, हो गया। समीर चौगावकर से मैंने सवाल पूछा है। जनता झारखंड के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की हार पर कह रहे हैं कि हम इसका विश्लेषण करेंगे। प्रियंका गांधी की जीत पर कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि वह अटूट समर्पण से काम करेगी। तो राहुल गांधी अलग लाइन ले रहे हैं, उनके प्रवक्ता अलग लाइन ले रहे हैं। मैं घनश्याम जी से पूछ लेता हूं। एक मिनट घनश्याम जी, आप समझा दीजिए, आप तो इनके सहयोगी हैं। एक मिनट अजय जी, आपके सहयोगी से पूछ लेता हूं। अजय जी, आपके सहयोगी से पूछ लेता हूं। उनको राहुल गांधी, ये दिखाइए इधर जरा, इसको दिखाइए जरा।
घनश्याम जी, ये राहुल गांधी है मेरे पीछे। राहुल गांधी का जो बयान आया है वो ये आया है कि ये झारखंड में जल जंगल जमीन की जीत है। कांग्रेस जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई। वो ये कह रहे हैं कि विशाल जनादेश झारखंड की जनता ने दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं, और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। अजय उपाध्याय कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, की नहीं, वहां पर बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की, इसलिए हम जीते। आप दोनों में से किसको सही मान रहे हैं? क्या कोई आप यहां पर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं, दोनों बयानों में? गौरव, इसका यही मतलब है ना कि झारखंड में वोटों की चोरी नहीं हुई, इसलिए जो जनता ने वोट दिया वो सामने आया। दोनों का तो यही मतलब हो रहा है। राहुल गांधी जी मतलब कैसे हो रहा है? राहुल गांधी ने तो ये बात नहीं कही ईवीएम वाली। राहुल गांधी जी जनता को बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, आपके जनादेश के हिसाब से सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में ये बात क्यों नहीं आ रही है? आपके देश भर के सारे मीडिया चैनल महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र का जो लोकल प्रेस है बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वहां का लोकल प्रेस है। वहां की आवाजें बुलंद हैं। वहां पर इस तरह का स्वीपिंग मैंडेट आता है जो किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो हम तो सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे कि ये मैंडेट है कि मशीन है। अब इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। जनता के बीच में ये सवाल जाएगा। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उस बचाने की लड़ाई के लिए 2024 में जनता ने हमें लोकसभा में मैंडेट दिया है। उसी महाराष्ट्र में जहां पर प्रधानमंत्री जी मीट मटन मुजरा सारी बातें कह रहे थे, बटेंगे कटेंगे पार्टी झारखंड में हारी है, केरल में हारी है, कर्नाटक में हारी है, गुजरात में हारते हारते बची है, मध्य प्रदेश में हारते हारते बची है, राजस्थान में 2 सीटों पे हारी है। मैं आपके सवाल को थोड़ा और फाइन ट्यून करके पूछता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, 5 महीने हुए जब अभी लोकसभा के नतीजे आए, और लोकसभा के नतीजों में अघाड़ी आपसे बहुत आगे था, खासकर वहां भी जो विदर्भ जैसा इलाका है, मराठवाड़ा जैसा इलाका है। 5 महीने में आपने ऐसा क्या बदल दिया, ऐसा क्या आपने सुरखाब का पर लगा दिया महाराष्ट्र के लोगों की टोपी में कि वो इतने आपके एकदम फैन हो गए और इतना भर भर के वोट दे दिया आपको? क्या कर दिया आपने ऐसा 5 महीने में? देखिए गौरव जी, लोकसभा चुनाव में भी हमारा और इनका वोट प्रतिशत में सिर्फ मात्र 0.3% का अंतर था। ये कोई वोट में हमसे ज्यादा नहीं थे। लोकसभा में सीटें जरूर ज्यादा जीत गए थे, नेगेटिव नैरेटिव चला के। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव चलाया गया था खट खट खटाखट, संविधान की प्रति दिखा दिखा के। उस संविधान की दुकान पे ताला लगा दिया महाराष्ट्र की जनता ने। ये इनको समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस नैरेटिव पे ताला लगा दिया। अब नैरेटिव चलेगा कहां से? हम तो पहले ही कहते थे कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये नहीं चढ़ेगी इस बार, और इस बार नहीं चढ़ी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के चुनाव के लिए महाराष्ट्र की जनता से वोट मांग रहे थे तब उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जब वो एक गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे तो महाराष्ट्र की जनता ने इस तरह से मैसिव वोट दे दिया। बिल्कुल वोट दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि लोकसभा चुनाव में जो हमने किया एक नेगेटिव नैरेटिव के चक्कर में आके वो गलत था, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने टूट के वोट दिया। क्योंकि देख लिया कि 6 महीने में न संविधान खत्म हुआ और ना आरक्षण खत्म हुआ। तो ये नेगेटिव नैरेटिव, खटाखट का नैरेटिव 1 मिनट में ये गरीबी खत्म कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। आपको याद है? 4 जून को सरकार बनने दो, 7 जून को खटाखट 8,000 रुपए हर अकाउंट में, गरीबी खत्म देश से। अरे ऐसा फेक नेगेटिव चला के ये जीत गए, तब भी 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए ये लोग। आप कह रहे हैं घमंडियां मिला के बीजेपी से भी कम है। आप कह रहे हैं नैरेटिव फेक है, वो कह रहे हैं ईवीएम फेक है। ईवीएम का रोना तो कब से रो रहे हैं? हम तो चुनाव के रिजल्ट आने के पहले से बोल रहे थे कि 23 तारीख को ईवीएम चलेगा, चुनाव आयोग चलेगा। अब पुलिस को भी जोड़ दिया, पुलिस की बंदूक दिखा के महिलाओं को रोक रहे थे। अब वो महिला जब पत्थरबाजी कर रही थी वो वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि भाईजान पत्थरबाजी कर रहे थे ना पुलिस वालों पे, तो पुलिस वाले कुछ नहीं करें, है ना? पत्थर चलाने के आदेश मिले हुए थे, गोली चलाने का आदेश नहीं मिला था। क्या वे लोग बोलते हैं? चलिए, मैं इस सवाल को डॉक्टर अजय आलोक, इस सवाल को मैं अब अजय उपाध्याय जी से पूछता हूं। अजय उपाध्याय भाई, एक बार को आप ईवीएम किनारे रखिए, एक बार को, क्या आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, जो बीजेपी की सबसे मजबूत पिच है, और लाड़की बहनी योजना जहां डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, ये जो है इसका तोड़ आप नहीं निकाल पाए, और जो सज्जाद नोमानी, उलेमा काउंसिल के लेटर, ये सब जो चीजें आई, ये और आपके खिलाफ चली गई। क्या आपको लगता है ये? गौरव भाई, यदि धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ और ये नैरेटिव चला है तो इनके तो खुद ही सहयोगी अजीत पवार को उतना सीट कैसे आ सकता है, जो इस सारे नैरेटिव के विरोध में थे खड़े। अजीत पवार तो इनके ही आदमी थे, पंकजा मुंडे इन्हीं के आदमी थे, अशोक चौहान ठीक है हमारे यहां से गए, पर बाकी तो पुराने लोग थे इनके। उनका नैरेटिव क्यों नहीं चल पाया? पहली बात।
दूसरी बात है, कह रहे हैं संविधान की दुकान बंद हो गई। संविधान की दुकान इस देश में कभी कोई नहीं बंद कर सकता। ये जो बोलने वाले हैं और जो सोच है, इसी सोच के विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। और ये फर्जी संविधान की दुकान, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और आने वाले भविष्य में जो अंग्रेजियत की जो मानसिकता है उससे भी लड़ेंगे। आप अंग्रेजों के पिट्ठू थे। नेहरू भाई बाहर देखिए, आइए बाहर आइए आप इससे। नेहरू पे पिक्चर चल रही है, देखिए जरा इंडिपेंडेंस स्टोरी। पिट्ठू थे आप अंग्रेजों है और संविधान जिंदा रहेगा। जहां तक बात आपने कही झारखंड में संविधान तो रहेगा ही, उसी संविधान के तहत आप साफ हो रहे हैं। झारखंड में भी ये जीतते, लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी झारखंड में होती, वहां वो नैरेटिव क्यों नहीं इनका चल पाया? लेकिन ये पचता नहीं है अजय भाई। मैं फिर से कहूंगा अजय भाई ये अजय उपाध्याय ये पचता नहीं है। अगर इनको ईवीएम में ही खेल करना होता तो आपको वहां पर कितना 41 है ना बहुमत, 45 पे लाके रोक देते। अगर इनके हाथ में होता 57 तक ले गए। मैसेजिंग है ना भाई कि आदिवासी बहुल इलाके में, आदिवासी बहुल राज्य में बीजेपी का हाल बुरा हो गया। ये इतने बुरी मैसेजिंग क्यों करवाते खुद के लिए? बेवकूफ है क्या? देखिए गौरव भाई, झारखंड में जब आपने क्लियर कर दिया था कि वहां नेचुरल इलेक्शन होगा, वहां कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो जनता का वोट आया और जनता ने वोट दिया। जनता ने जो वोट दिया वो स्पष्ट है। महाराष्ट्र में इनको पता था कि वहां इनका खेल बिगड़ चुका है, इनके आपस में ही सहयोगी लड़ रहे हैं, एक दूसरे की काट मार में लगे हुए हैं, बांटेंगे काटेंगे बाद में देखो इनको लग गया, इसलिए इन्होंने। मेरे पास समय कम है, मैं समीर चौगावकर जी का एक रिएक्शन लूंगा। ओके समीर चौगावकर के बड़े मित्र है गौतम अडानी। नहीं ठीक है, उस पर डिबेट फिर कभी करेंगे। अभी आज वो दिन नहीं है। समीर चौगावकर मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र के इस मैंडेट का आने वाले दिल्ली इलेक्शन या जो आने वाले समय में क्या मैसेज होगा महाराष्ट्र, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं? देखिए, मिलता है इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर मिला है, इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। इसका असर उसके बाद बिहार के चुनाव में भी होगा और उसका असर उसके बाद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। और यह तय है कि 2029 का मैंडेट अभी से तय हो चुका है कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार केंद्र में सरकार बनाएगी, तय हो चुका है। विपक्ष पूरा। अच्छा, मुझे जल्दी से एक सवाल बता दीजिए। मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता थे, लेकिन मैंने पूछा नहीं क्योंकि सुबह से कई सारे प्रवक्ताओं से सवाल पूछ चुके हैं, रिपीटेटिव लगता। आप बताइए सीएम कौन बनेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के चांसेस हैं? देखिए, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। 130 सीटों आने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? जब एकनाथ शिंदे को बनाया गया था तब परिस्थितियां अलग थी। ठीक है, ओके 130 सीटों आने पर देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। प्रदेश के सबसे बड़े समीर चौगावकर जी ने कह दिया देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है। सर बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, ये रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया।